नमस्कार दोस्तों पॉलिटी की क्वेश्चन सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज इस वीडियो में मैं आपसे दो छोटे छोटे टॉपिक पर बात कर रहा हूं। जैसा कि कल मैंने आपको बता दिया था कि आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा एक तो भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया और दूसरा एक भारत का कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो इन दोनों के प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला प्रश्न अटॉर्नी जनरल से शुरुआत हम करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भारत के अटॉर्नी जनरल यानी भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों ध्यान करेंगे कि अटॉर्नी जनरल की जो नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, यानी इसका आंसर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। दूसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श कौन देता है। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है भारत का महान्यायवादी, भारत का अटॉर्नी जनरल। ध्यान रखें कि अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। तो ये भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, विधिक मामलों पर परामर्श देता है। तो आपका आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल या महान्यायवादी। देखिए, तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है लेकिन मतदान नहीं कर सकता। कौन ऐसा है जो कि कार्यवाही में भाग ले सकता है, मतदान नहीं कर सकता। तो दोस्तों ध्यान रखें, अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल संसद के किसी भी सदन की बैठक में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु मतदान नहीं कर सकता। चौथा प्रश्न है, निम्न में से किसे संसद के दोनों सदनों में बोलने, अन्य कार्यवाहियों में सम्मिलित होने तथा किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो है, परंतु उसे वोट देने का अधिकार नहीं है। अभी मैंने आपको बताया था कि महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति होता है जो किसी भी बैठक में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, परंतु वोट नहीं दे सकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भारत का अटॉर्नी जनरल यानी भारत का महान्यायवादी। चलिए, पांचवा प्रश्न है, पार्लियामेंट के किसी भी सदन के सदस्य न होने पर भी सदन की बैठक में कौन भाग ले सकता है। तो दोस्तों वही प्रश्न है, आंसर होगा भारत का महान्यायवादी। छठा प्रश्न है, भारत के प्रथम विधि अधिकारी के रूप में कौन जाना जाता है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि भारत का विधि अधिकारी कहलाता है भारत का महान्यायवादी। तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। सातवां प्रश्न है, सदस्य न होते हुए निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकता है मत देने के अधिकार के बिना, यानी मत नहीं दे सकता, कार्यवाही में भाग ले सकता है। कौन ले सकता है आपको बता चुका हूं, महान्यायवादी। आठवां क्वेश्चन है, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है। तो ये आपको पता है, अटॉर्नी जनरल कानूनी विषयों पर परामर्श देता है। नौवां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए कि इनमें से कौन से कथन सही हैं, वो आपको बताना है। तो देखिए, वह राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही है। उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है, ये भी बिल्कुल सही है। उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य होना चाहिए, नहीं होगा। और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है, दोस्तों नहीं हटाया जा सकता, इसे राष्ट्रपति हटाता है। यानी दो कथन इसमें सही है, पहला और दूसरा। तो आपका आंसर बनेगा ऑप्शन फर्स्ट, पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। चलिए, 10वां प्रश्न देखिए, निम्न में से किसे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी समझा जाता है। तो आपको पता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है, तो ये तो मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। 11वां प्रश्न देखें, इन कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए कि कौन से कथन महान्यायवादी के बारे में सही है। देखिए, पहला कथन है कि लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बिल्कुल ले सकता है। लोकसभा की किसी समिति का सदस्य हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है। लेकिन लोकसभा में मतदान कर सकता है, ये नहीं कर सकता दोस्तों, वह लोकसभा में मतदान नहीं कर सकता। यानी तीन कथन सही है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पहला, दूसरा और तीसरा। 12वां प्रश्न है, क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी सदन या उनकी समिति की बैठक में अपना वक्तव्य रख सकता है। क्या भारत का महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में बोल सकता है, ये आपको बताना है। तो आपका आंसर हो जाएगा कि हाँ बोल सकता है, यानी आंसर हो जाएगा रख सकता है। देखिए, 13वां क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा एक सत्य है। महान्यायवादी के बारे में कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो वह भारतीय सीमा के अंदर किसी भी न्यायालय में जाने का अधिकार रखता है, बिल्कुल रखता है, सही कथन है। वह अपने कर्तव्यों का निर्वहन केवल सर्वोच्च न्यायालय में करता है, नहीं, ये कथन गलत है। उसका एक निश्चित कार्यकाल होता है, ये भी गलत है। राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करते हैं जिसमें एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता हो, ये भी दोस्तों गलत है। उच्च न्यायालय का नहीं, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। तो सही कथन हुआ वो केवल एक हुआ, और वो हुआ पहला ऑप्शन। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। देखिए, 14वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के कार्यालय की व्यवस्था की गई है।
तो ये दोस्तों भारत के महान्यायवादी से संबंधित जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 76, यानी आपका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 76। 15वां प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करता है राष्ट्रपति, यानी आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। 16वां प्रश्न है, भारत का महाधिवक्ता किसे उसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है? देखिए महाधिवक्ता महान्यायवादी के कार्यों में सहायता प्रदान करता है, तो आंसर हो जाएगा भारत का महान्यायवादी। 17वां प्रश्न है, निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? कौन है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है? तो दोस्तों भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। 18वां प्रश्न है, निम्न में से कौन संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी संसद के किसी सदन की कार्यवाही में उपस्थित रह सकता है? तो आपको कई बार बता दिया, महान्यायवादी संसद का मेंबर न होते हुए भी संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। ये दोस्तों हमने बात किया महान्यायवादी से संबंधित प्रश्नों की। अब मैं बात कर रहा हूँ भारत के कैग के बारे में, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित। तो देखिए पहला प्रश्न है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन सी समिति से संबंधित होता है? तो ये लोक लेखा समिति से संबंधित होता है, यानी आपका आंसर हो जाएगा लोक लेखा समिति। दूसरा प्रश्न है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी भारत का कैग अपना प्रतिवेदन किसे देता है? तो कैग अपना प्रतिवेदन देता है राष्ट्रपति को, आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। तीसरा प्रश्न है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? कैग की नियुक्ति करता है दोस्तों राष्ट्रपति, तो इसका आंसर हो गया राष्ट्रपति। चौथा प्रश्न है, निम्न में से वह कौन सा अधिकारी है जो भारत सरकार के वित्तीय लेन देन में लेखाकरण के लिए जिम्मेदार होता है? भारत सरकार के वित्तीय लेन देन का लेखाकरण जो करता है वो करता है भारत का कैग, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। पांचवा है, भारत के कैग की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये तो आपको बता दिया, कैग की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, यानी सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। छठा प्रश्न है, निम्न में से किसके द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद का सृजन किया गया था? भारत के कैग के पद किसके द्वारा निर्मित किया गया? तो देखिए संविधान द्वारा बनाया गया पद है, संवैधानिक पद है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सातवां प्रश्न, इन कथनों पर विचार कीजिए और फिर बताइए कि इनमें से कौन से सही है। तो देखिए भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारत की संचित निधि पर कोई अधिकार नहीं रखता, बिल्कुल सही कथन है, उसका संचित निधि पर कोई अधिकार नहीं होता। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल संसद के एक अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया, ये भी सही कथन है, यानी दोनों ही कथन सही हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 1 एवं 2 दोनों। अगला प्रश्न है दोस्तों 8वां प्रश्न, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की सिफारिशों पर कार्यवाही करने की शक्ति किसमें निहित होती है? कैग की सिफारिशों पर कार्यवाही करने की शक्ति किसमें निहित होती है? ये संसद में होती है, यानी आंसर हो जाएगा संसद। देखिए 9वां प्रश्न है, भारत के कैग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? वो आपको बताना है सही कथन कौन सा नहीं है। तो देखिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की गई है, पहला कथन। दूसरा कथन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को राष्ट्रपति ही पद से हटा सकते हैं। अगला कथन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वेतन एवं भत्ते भारत की संचित निधि पर भारत होते हैं और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। अब इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों ऑप्शन सेकंड, ये इसका सही आंसर। 10वां प्रश्न देखें, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यह आपको बताना है सही कथन कौन सा नहीं है। तो देखिए इसके लिए वह किसी ऐसे व्यय पर अपनी अनुमति से इनकार नहीं कर सकता जो उसकी नज़रों में संविधान का उल्लंघन करता है, ये इसका सही आंसर। 11वां प्रश्न देखें, भारत का कैग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? जो भारत का कैग होता है वो अपना प्रतिवेदन किसे सौंपता है? तो आपको मैंने पहले बता दिया, राष्ट्रपति को वो अपना प्रतिवेदन सौंपता है। 12वां प्रश्न है, भारत का कैग, अब कैग के बारे में आपको बताना है कि कौन से सही है। देखिए सरकारी व्यय का लेखा जोखा देखता है, बिल्कुल देखता है। वित्तीय नीतियां बनाता है, दोस्तों ये गलत है, वित्तीय नीतियां कैग नहीं बनाता। विभिन्न विभागों को अनुदान जारी करता है, ये कथन भी गलत है। और सरकारी नियमों के अनुरूप सार्वजनिक व्यय को सुनिश्चित करता है, ये कथन सही है। तो 2 कथन सही हैं, पहला और चौथा, ये सही कथन है। 13वां प्रश्न है, भारत के कैग की वार्षिक रिपोर्ट की जांच कौन करता है? जो कैग की वार्षिक रिपोर्ट होती है उसकी जांच करती है दोस्तों लोक लेखा समिति। कैग की जो रिपोर्ट है वो लोक लेखा समिति में जाती है, वहाँ उसकी जांच की जाती है। 14वां प्रश्न है, निम्न में से किसे उसके पद से उसी प्रकार एवं उसी आधार पर हटाया जा सकता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश को हटाया जा सकता है?
तो यहाँ पर देखिए दो व्यक्ति ऐसे, एक तो भारत का कैग और एक भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जिन दोनों को उसी प्रकार हटाया जाता है जिस प्रकार एक न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, पहला और दूसरा। देखिए 15वां प्रश्न और आपका आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, भारत के कैग के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। यह आपको बताना है कि सही कथन कौन सा नहीं है। तो इसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, बिल्कुल सही है। वह राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है, ये भी सही है। वह इस कार्य के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति के समस्त भी शपथ ले सकता है, ये भी सही है। लेकिन उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही पद से हटाया जाता है, ये कथन दोस्तों गलत है। उच्च न्यायालय के नहीं, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पद से हटाया जाता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये दोस्तों हमने बात की है भारत के कैग और भारत के महान्यायवादी के बारे में। कल जो आपका टॉपिक रहेगा वो कल आपका टॉपिक रहेगा सुप्रीम कोर्ट। कल हम बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय को लेकर। धन्यवाद।